नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय NS सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है, ये क्लास है TGT आर्ट के लिए, TGT कला के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कला के लिए है। और आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 100 क्वेश्चंस देखेंगे। टॉप 100 क्या, कुल मिलाकर के हम लोग 1999 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उस टाइम जो है 1999 में 100 ही क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड था। 2 घंटे समय मिलता था, यानी 120 मिनट टाइम मिलता था, और मूल रूप से 425 अंकों का TGT आर्ट का पेपर हुआ करता था। इस 425 अंकों के साथ 75 अंक का जो है इंटरव्यू का प्रावधान था। कुल मिलाकर के 500 नंबर का होता था। चयन प्रक्रिया ये थी कि आपको प्रारंभिक जो है परीक्षा पास करनी है, उसके साथ इंटरव्यू फेस करना है। अच्छा अंक आता है, निश्चित रूप से आप सेलेक्ट हो जाते हैं, मास्टर हो जाते हैं। अब क्या हुआ है, ये जो 425 अंकों का पेपर था, अब इसे जो है बढ़ा करके 500 अंकों का कर दिया गया है। और अब एक ही पेपर होगा, 500 नंबर का होगा। एक प्रश्न 4 अंक के होंगे, क्योंकि 125 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रत्येक 4 से बनेंगे, तब जा कर के 500 डाटा आएगा। एक ही पेपर है, 125 क्वेश्चंस हैं, 500 नंबर है, माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं है, और कुल मिलाकर के जो है 2 घंटे का टाइम है, यानी 120 मिनट आपके पास टाइम है। OMR बेस पेपर होता है, यानी कुल मिलाकर के आपको ऑफलाइन पेपर देना है, गोला भरना है। 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक सही होगा, उसको आपको वहाँ पे गोला भरना होगा। एक सीट में पूरा डिटेल्स दिया होगा 125 क्वेश्चंस का, वही आपको फिलअप करना है, गोला भरना है। तो जो है ऑफलाइन मुद्रा में पेपर होता है, ये भी याद रखना है। माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं है, बहुत अच्छी बात है। वैकेंसी आ चुकी है, 148 पदों पे है, ये मैं आपको बता दूं। और इस 148 में अगर आपको फाइनली जगह बनानी है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। पेपर 1999 का हो, 2001 का हो, कोई भी पेपर हो, सबको सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम लोग लगातार जो है 10 पेपर भी सॉल्व करेंगे, 11 साल का लगातार प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करेंगे, और जो है 20 मॉडल पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं, ये 1999 का TGT का पेपर है, याद रखना है, 1999 का ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट का पेपर है, TGT आर्ट का पेपर है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न 1999 में पूछा गया था, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई है? तो भारत देश में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सबसे पहले कहाँ पे होती है? ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, कानपुर, झांसी। आप जानते हैं राइट आंसर मिर्ज़ापुर के साथ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने लगभग टेस्ट पेपर में 5 बार सॉल्व कर रखा है। तो राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। दूसरे में कहा गया है, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित हैं? तो प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं वो प्रधानतः किस विषय से संबंध रखते हैं? धर्म संबंधी, आकेट संबंधी, युद्ध संबंधी, या फिर प्रकृति संबंधी। तो बड़ा प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र पाए गए, उनका संबंध जो रहा है वो मूल रूप से पशु पक्षी और उसके जो है आखेट से संबंधित रहा है। तो यानी आखेटों से संबंधित दृश्य पाया जाता था। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में पूछा गया है जो है, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, या फिर उत्तर प्रदेश। आप जानते हैं बाघ की गुफाएं कहाँ पे हैं? धार जिला, विंध्य पर्वत क्षेत्र, मध्य प्रदेश में स्थित हैं। राइट आंसर जो है दूसरे के साथ बन रहा है, यानी बी इज द राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है। 100 क्वेश्चंस हैं, सभी के सभी प्रीवियस ईयर से हैं। कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं, आप अपनी वैल्यू जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में पूछा गया है, शिव विवाह से संबंधित दृश्य जो है किस गुफा में चित्रित हुए हैं? शिव विवाह से संबंधित चित्र जो है कहाँ मिलते हैं? अजंता गुफा में, सित्तनवासल गुफा में, एलोरा गुफा में, या फिर बदामी गुफा में। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे बदामी गुफा में जो है शिव विवाह से संबंधित ज़्यादा डाटा दिखाई देता है। बदामी गुफा की खोज याद रखना है, स्टेला कैम्ब्रिज ने की थी, स्टेला कैम्ब्रिज ने की थी। कहाँ पे है बदामी गुफा? कर्नाटका राज्य में पाया जाता है, कर्नाटका राज्य में बदामी गुफा स्थित है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाएं हैं बेटा? ऑप्शंस दिया गया 64, 60, 70,
72। आप जानते हैं जो वात्स्यायन का कामसूत्र है उसमें 64 कलाओं का उल्लेख है और कामसूत्र की रचना ये याद रखना है 600 से जो है 200 ईस्वी की रचना बताई जाती है। तो कामसूत्र में कितनी 64 कलाओं का उल्लेख पाया जाता है। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। महर्षि वात्स्यायन ने इसे लिखा है कामसूत्र को, इसमें 64 कलाओं का उल्लेख उन्होंने किया है। ए राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में पूछा गया नीले रंग के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताना है। तो नीले रंग का जो है विरोधी क्या होता है, तो नीला का नारंगी होता है, पीला का बैगनी होता है, हरा का लाल होता है, एक दूसरे के अपोजिट। तो नीला का अगर पूछा जाता है तो नीला का नारंगी होता है बेटा, राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। नीला का नारंगी होता है, पीला का बैगनी होता है, हरा का लाल होता है, एक दूसरे के अपोजिट वाले पूरक रंग कहलाते हैं। तो याद रखना है, लाल का हरा होता है, लाल का हरा होता है, लाल का हरा होता है, नीला का नारंगी होता है, पीला का बैगनी होता है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। कौन सा तत्व ऐसा है जिसके अभाव में चित्र रचना नहीं हो पाती है। ऑप्शन है रेखा, रंग, रूप, धरातल। बेटा किसके बिना जो है चित्र रचना नहीं हो पाएगी, तो अगर धरातल नहीं है तो मूल रूप से रचनाएं संभव नहीं है। धरातल चाहे वो कागज हो, चाहे वो चट्टान हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो मूल रूप से कैनवास हो, चाहे वो कपड़ा हो। तो अगर धरातल ही नहीं रहेगा तो मूल रूप से कोई भी चित्र की रचना संभव नहीं होगी। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। पूछा गया मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था। मीर सैयद अली किसके दरबार का अच्छा चितैरा था। जहांगीर के काल का, शाहजहां के काल का, हुमायूं के काल का, या फिर अकबर के काल का। अकबर के काल का। तो मीर सैयद अली का जो संबंध रहा है बेटा वो फारस का प्रसिद्ध चित्रकार था और हुमायूं के साथ आता है। हुमायूं आप जानते हैं बीच में उसे गद्दी छोड़नी पड़ती है, भागना पड़ता है, तो उसी के साथ आता है मीर सैयद अली। राइट आंसर हुमायूं के साथ बन रहा है, यानी डी इज द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में पूछा गया पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है। पोथी चित्रण का काम कहाँ से स्टार्ट होता है। पाल शैली से, मुगल शैली से, जैन शैली से, या फिर राजपूत शैली से। तो बड़ा पोथी चित्रण का जो काम हुआ है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है। आप जानते हैं पाल शैलियों में सबसे ज़्यादा पाल पोथियाँ बनी हैं। तो राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, पाल पोथी इज़ द राइट आंसर, यानी पाल शैली में पोथी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में कहा गया अजंता की किस गुफा में हंस जातक का भित्ति चित्रण है। ऑप्शन हैं गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 16, या फिर गुफा संख्या 9। तो अजंता आप जानते हैं महाराष्ट्र वाला बेल्ट होता है, औरंगाबाद में पाया जाता है। यहाँ पे 30 गुफाएं स्थित हैं और मूल रूप से 1, 2, 9, 10, 16, 17 में ही चित्र पाए जाते हैं। तो 1, 2, 9, 10, 16, 17 में ही चित्रण का काम है, तो वही कोई राइट आंसर बनेगा। तो हंस जातक के लिए कौन जिम्मेदार गुफा है बेटा, तो गुफा संख्या 17 में हंस जातक को चित्रित किया गया है। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। 11 में कहा गया अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है। 5वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, या फिर 8वीं शताब्दी। तो बड़ा अजंता गुफा की जो है गुफा संख्या 1 का निर्माण काल आपको बताना था। क्वेश्चंस बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है। आप जानते होंगे ये 7वीं शताब्दी के लगभग बनता है। ये 627-28 के ईस्वी में जो है स्टार्ट हो जाता है, यानी 7वीं शताब्दी राइट आंसर बनता है। लगभग माना जाता है इसे ही 627-28 से मूल रूप से मान लिया जाता है ऐसा, ठीक है। तो अजंता की पहली गुफा 7वीं शताब्दी के पूर्व में जो है बननी स्टार्ट हो जाती है। राइट आंसर 3rd के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। पूछा गया इसमें से कौन असंबद्ध है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक असंबद्ध चित्रकार है। ऑप्शंस है मंसूर, बेहजाद, मनोहर, या फिर मिस्किन। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो बड़ा बेहजाद का संबंध आप जानते होंगे बाबर के समय का है। बाबर के समय का बेहजाद का संबंध बाबर के समय का है। बाबर इसकी बुराई किया करता था, आप जानते होंगे। बाबर जो है बेहजाद की बुराई खूब किया करता था। बाकी मंसूर, मनोहर, मिस्किन ये किसके दरबार के चितेरे हैं, तो ये जहांगीर के दरबार के चितेरे हैं। चाहे मंसूर हो, मनोहर हो, मिस्किन हो, ये सब जहांगीर के दरबार के चितेरे हैं, जिसके काल में चित्रकला अपने स्वर्ण काल में पहुंचती है। आप जानते हैं मुगल काल में चित्रकला स्वर्ण काल में किसके शासनकाल में पहुंचती है, तो जहांगीर के शासनकाल में पहुंचती है। जहांगीर के शासनकाल के अच्छे चितेरे कौन हैं, तो मंसूर, मनोहर और मिस्किन हैं। बेहजाद किसके समय का है, बाबर के काल का अच्छा चितेरा माना जाता है। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछा गया राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है आपको बताना है। तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के अनुसार इसका राइट आंसर क्या होता है बेटा। तो राजपूत शैली जो है सम्मिलित रूप कहलाती है पहाड़ी प्लस राजस्थानी। पहाड़ी प्लस राजस्थानी मूल रूप से यही राइट आंसर बनता है राजपूत शैली के लिए। तो राजस्थानी प्लस पहाड़ी इक्वल टू राजपूत शैली, राइट आंसर थर्ड के साथ बन रहा है। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछा गया राग दीपक चित्रण किस शैली का है। जो राग दीपक चित्रण है बेटा वो किस शैली का माना जाता है। मेवाड़ शैली, बसोहली शैली, बूंदी शैली या फिर किशनगढ़ शैली। तो राग दीपक का जो संबंध है बेटा वो मूल रूप से बूंदी शैली से रहा है। याद रखना है राग जो है दीपक का काम बूंदी शैली में खूब अच्छे से हुआ है। 1625 ईस्वी के मध्य मूल रूप से ऐसा कारनामा होता था। तो 1625 ईस्वी के मध्य राग दीपक का काम हुआ करता था। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। डी इज द राइट आंसर। भैरव रागनी को दर्शाता हुआ चित्रकला कहाँ पे बनता है। तो वो भी मूल रूप से बूंदी शैली का ही, बूंदी चित्रकला का ही बढ़िया उदाहरण माना जाता है भैरव रागनी। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 15 में कहा गया किशनगढ़ के कवि कलाकार कलामर्मा के शासक का नाम बताइए। बेटा वो कवि भी है और किशनगढ़ शैली से संबंध रखता है, कलाकार भी है, कलामर्मज्ञ भी है, उसका नाम बताना है। तो मान सिंह, सामंत सिंह, हरि सिंह या फिर संसार चंद्र। तो बेटा किशनगढ़ शैली का वह शासक का नाम क्या है। राजा सामंत सिंह है। राइट आंसर जो है सेकंड के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। 18वीं शताब्दी के दूसरे चतुर्थांश में लगभग जो है राजा सामंत सिंह का कार्यकाल होता है। आप जानते होंगे 1748 से 1757 तक लगभग ये कारनामा करते हैं, ये राज्य करते हैं। तो राइट आंसर जो है सामंत सिंह के साथ बन रहा है। किशनगढ़ शैली में कला, कवि और कलामर्मज्ञ शासक मूल रूप से कौन है। सामंत सिंह हैं। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में कहा गया गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है। मूर्तिकला, चित्रकला, मंदिरों का निर्माण या फिर काष्ठकला। तो गुप्त काल की प्रमुख विशेषता कौन सी मानी जाती है बेटा। तो गुप्त काल की सबसे अच्छी विशेषता जो मानी जाती है, गुप्त काल की सबसे अच्छी विशेषता जो मानी जाती है वो मंदिरों का निर्माण माना जाता है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। गुप्त क्वीन जो वास्तुकला है उसमें सबसे अच्छा उदाहरण मंदिरों का ही पाया जाता है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछा गया मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला है। तो मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण का काम सबसे अच्छा किसके समय में हुआ है। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो आप जानते हैं अनपढ़ राजा अकबर के साथ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने टेस्ट पेपर सॉल्व किया है, वहाँ पे क्वेश्चंस खूब अच्छे से समाहित किया गया है। तो राइट आंसर अकबर ही बनता था। राइट आंसर बी के साथ ही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। 18 में पूछा गया है ईरानी शैली का एक विशेषता है। ईरानी शैली की विशेषता क्या है बेटा। पृष्ठभूमि, रंग योजना, आकृति या फिर रेखाएं। तो बेटा ईरानी शैली की जो अच्छी विशेषताएं मानी जाती हैं वो रेखाओं के लिए मानी जाती हैं। रेखाएं इसकी बहुत अच्छी होती हैं और मूल रूप से रेखाओं की बनावट के भाग पे ही मूल रूप से ईरानी शैली की विशेषता रेखाएं मान ली जाती हैं। राइट आंसर फोर्थ के साथ जा रहा है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। पूछा गया एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने करवाया था। उस नरेश का नाम क्या है। तो राष्ट्रकूट नरेश का नाम आपको बताना है। अमोघ वर्ष, दंतिदुर्ग, विक्रमादित्य या फिर कृष्णराज प्रथम। राइट आंसर आप सभी का आ गया होगा, मैं इसकी उम्मीद रखता हूं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार जो है इसको प्रैक्टिस कर रखा है। कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्णराज प्रथम ने करवाया है। किस वंश से हैं। राष्ट्रकूट वंश से हैं। याद रखना है डाटा। राइट आंसर थर्ड के साथ जा रहा है, यानी सी इज द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है। ऑप्शन है चित्तनवासल, सिगरिया, खजुराहो या फिर जोगी मारा की गुफा। कंदरिया महादेव मंदिर के लिए फेमस डाटा कौन सा आता है बेटा। आप जानते हैं यूनेस्को ने इसे जो है स्मारक के रूप में भी चयनित कर लिया है कंदरिया महादेव मंदिर को, और यह खजुराहो में पाया जाता है। राइट आंसर जो है फोर्थ के साथ बन रहा है। चौथा इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर बन रहा है। खजुराहो कहाँ पे है। मध्य प्रदेश में है। मामा की नगरी मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 में कहा गया उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं। तो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म को जो है दर्शाती हैं बेटा। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। तो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं बेटा वो मूल रूप से किस धर्म को जो है संबंधित हैं, किस धर्म के ऊपर निर्भर करती हैं। तो बौद्ध धर्म के साथ जो है बिलोंग करती हैं। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। बौद्ध धर्म इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं। पूछ लिया गया कीर्ति स्तंभ कहाँ है। कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? बीजापुर में, जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में या फिर ग्वालियर में। तो कीर्ति स्तंभ के लिए आप जानते होंगे कौन सा जिम्मेदार शहर है, तो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ इज द राइट आंसर है, यानी डी इज द राइट आंसर। महाराणा कुंभा ने मूल रूप से इसका निर्माण करवाया था कीर्ति स्तंभ का, और कीर्ति स्तंभ कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 में पूछ लिया गया आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार रहा है। लोक कला से प्रभावित कलाकार कौन माना जाता है बेटा? ऑप्शन है नंदलाल बसु, यामिनी राय, मुकुल दे या फिर कनु देसाई। तो आधुनिक भारतीय चित्रकारों में जो है कौन है जो लोक कला से प्रभावित है? तो लोक कला से यामिनी राय का संबंध रहा है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। यामिनी राय इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। पूछा गया पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार का नाम बताना है। पद्म विभूषण किसे मिला है? ऑप्शन है नंदलाल बसु, रविंद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर या फिर यामिनी राय। तो बेटा पद्म विभूषण से सम्मानित प्राप्त जो है चित्रकार कौन से हैं? आप जानते होंगे उनका नाम क्या है? मास्टर मोसा, यानी नंदलाल बोस। नंदलाल बोस को पद्म विभूषण भी मिल चुका है। पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार नंदलाल बसु जी हैं। इन्हें पद्म विभूषण 1954 में दिया जाता है। 1954 में मूल रूप से इन्हें पद्म विभूषण दिया जाता है। नंदलाल बसु का जन्म आप जानते होंगे बिहार के कहाँ पे होता है? मुंगेर में होता है। मुंगेर बिहार में कब होता है? 1882 में होता है। 1882 में मुंगेर बिहार में होता है। मुंगेर, बहुत बार ये मुंगेर पूछा गया है क्वेश्चंस, आगे हम लोग प्रीवियस ईयर में देखेंगे। तो राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 में कहा गया है चैतन्य का गृह त्याग किस चित्रकार ने बनाया है। चैतन्य का गृह त्याग किस चित्रकार ने बनाया है? कनु देसाई ने, क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार ने, असित कुमार हल्दर ने या फिर नंदलाल बोस ने। तो बेटा चैतन्य का गृह त्याग जो है वो क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार की एक अच्छी रचना मानी जाती है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। आपको याद रखना होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनता है और अक्सर आपको कंफ्यूज करता है। तो चैतन्य का गृह त्याग किसकी रचना है बेटा? तो मूल रूप से क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार की रचना है। याद रखना है क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26 में कहा गया है बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं। ऑप्शंस दिया गया है सुरेंद्र कर, शैलेंद्र, मुकुल डे या फिर रसिन मित्रा। तो बेटा और नाम तो हमें पता है, लेकिन रसिन मित्रा हमने जो है कभी नहीं सुना है कि ये जो है इनका संबंध बंगाल शैली से रहा हो, क्योंकि आउनी बाबू के जो है निर्देशन में मुकुल चंद डे को हमने पढ़ा, सुरेंद्र को पढ़ा है और जो है शैलेंद्रनाथ डे को भी हमने पढ़ा है, लेकिन जो है मूल रूप से रसिन मित्रा को हमने नहीं पढ़ा है। तो बंगाल शैली के चित्रकार रसिन मित्रा जी नहीं हैं। याद रखना है डी राइट आंसर है। ये आधुनिक चित्रकाल से संबंधित माने जाते हैं। रथिन मित्रा जी। रथिन मित्रा जी आधुनिक चित्रकला के अच्छे चितैरे माने जाते हैं। ठीक है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 27 की तरफ बढ़ते हैं। 27 में कहा गया सैयद हैदर रजा हैं। क्या हैं? व्यक्ति चित्रकार, घनवादी चित्रकार, दृश्य चित्रकार या फिर अमूर्त चित्रकार। तो बड़ा सैयद हैदर रजा जो है एस.एच. रजा का जो है प्रतिष्ठीय भारतीय कलाकार माने जाते हैं। उनके प्रमुख चित्र जो है अधिकतर तेल एवं एक्रेलिक से बने हुए प्रदर्शित होते हैं। तो ये अमूर्त चित्रकार माने जाते हैं। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। सैयद हैदर रजा का जो संबंध है वो अनवरत क्रम में भर्सना करते हुए दर्शाया जाता है और ज्यामिति अथवा अमूर्त की ओर जो है इनकी व्यंजनाएँ रहती हैं। तो राइट आंसर अमूर्त चित्रकार के साथ ही जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 की बात करते हैं। 27 में पूछा गया असंबद्ध बताइए। ऑप्शन है नागजी पटेल, महेंद्र पांड्या, सांखू चौधरी या फिर ज्योति भट्ट। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो ज्योति भट्ट का जो संबंध है बेटा ये ग्राफिक या फिर प्रिंटिंग मेकिंग जो है बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो ज्योति भट्ट जो हैं ये प्रिंटिंग मेकिंग से या फिर ग्राफिक्स से बहुत अच्छे कलाकार हैं। बाकी का संबंध जो है अन्य कलाकारों से है। आप जानते होंगे सांखू चौधरी हों या फिर अन्य नाम हो, ये तीनों मूर्तिकार हैं। सांखू चौधरी हों, नागजी पटेल हों, महेंद्र पांड्या हों, इनका संबंध जो है मूर्ति कला से है। अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं, मूर्तिकार। ठीक है, तो ये अच्छे लेवल के मूर्तिकार माने जाते हैं। जबकि जो है ज्योति भट्ट का संबंध प्रिंट मेकिंग से है या फिर ग्राफिक पेंटिंग से है। तो राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। असंबद्ध बताना था, डी इज द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 में पूछा गया चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी किस शैली से है? किस शैली से है बनी ठनी?
ऑप्शंस में है कोटा बूंदी शैली, कांगड़ा शैली, मुगल शैली या फिर किशनगढ़ शैली। तो बनी ठनी बेटा राधा का प्रतिरूपण है, ये भी याद रखना है, क्वेश्चंस पूछा जाता है किस शैली का है, किशनगढ़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। राजा सामंत सिंह के समय में मूल रूप से उत्कर्ष पे पहुंचती है चित्रकला यहाँ पे, और बनी ठनी मूल रूप से राधा के रूप में चित्रित मानी जाती है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 की बात करते हैं। पूछ लिया गया चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया है। तो चित्रकला की कौन सी ऐसी शैली है जिसे अपभ्रंश शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। ऑप्शन हैं विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया है, चंदेल वंशीय शासकों ने जो है संरक्षण दिया है, या राष्ट्रकूट वंशीय शासकों ने दिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चित्रकला की जो अपभ्रंश शैली है उसको मूल रूप से संरक्षण देने का काम किसका रहा है, इनमें से कोई, यानी चौथा ऑप्शन बनेगा, क्योंकि भारतीय चित्रकला शैली है और यह पश्चिम भारत में विकसित जो है लघु चित्रों की परंपरा में बताई जाती है। गुजराती पश्चिमी शैलियों के नाम से भी इसे जाना जाता है और यहाँ संरक्षण किसी ने नहीं दिया है। राइट आंसर जो है चौथे के साथ बन रहा है, यानी इनमें से कोई नहीं राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 31 की तरफ बढ़ते हैं। 31 में कहा गया है पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पे बनवाए हैं। तो पल्लव शासकों ने रथ वाला मंदिर कहाँ बनवाया बेटा। ऑप्शन है कांची, ऐहोल, चेन्नई या फिर महाबलीपुरम। तो पल्लव शासकों का जो रथ वाला मंदिर है वो मूल रूप से महाबलीपुरम में बनवाया गया है। राइट आंसर जो है थर्ड के साथ बन रहा है, महाबलीपुरम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 की तरफ बढ़ते हैं। 32 में पूछा गया महात्मा बुद्ध को भिक्षु के रूप में अजंता किस गुफा में चित्रित करती है। तो महात्मा बुद्ध को भिक्षु के रूप में कहाँ दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो बड़ा भिक्षु के रूप में इन्हें कहाँ दर्शाया गया है। राइट आंसर क्या बनेगा। तो आप जानते होंगे गुफा संख्या 17वीं जिसे हम लोग चित्रशाला कहते हैं, वहीं पर मूल रूप से महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में भी दर्शाया गया है। अजंता में पाई जाती हैं। अजंता में टोटल गुफाओं की संख्या 30 है, ये सदैव दिमाग में बिठा के रखना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 की बात करते हैं। पूछा गया भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने। तो भगवान का नाम क्या है, राम, कृष्ण, शिव, देवी। बेटा राइट आंसर कृष्ण के साथ जाएगा, क्योंकि कृष्ण लीलाओं पे चित्रण यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है। राजस्थानी शैली में कृष्ण लीलाओं के चित्रण ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो राइट आंसर जो है बी के साथ बन जाएगा, कृष्ण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 की बात करते हैं। 34 में कहा गया राम किंकर बैज का जन्म कहाँ होता है। राम किंकर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, बम्बई में या फिर बंगाल में। आप जानते होंगे राम किंकर बैज का जो जन्म है वो बांकुशा क्षेत्र होता है, बंगाल में पाया जाता है, वहीं पे होता है। कब होता है, 1910 ईस्वी के मध्य हो जाता है। तो राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर। राम किंकर बैज का संबंध कहाँ से है, बंगाल से है। किस गाँव से है, बांकुरा। बांकुरा याद रखना है, बंगाल बांकुरा, बा से बांकुरा, बा से बंगाल। तो डी इज द राइट आंसर, राम किंकर बैज। बा से बैज, बा से बंगाल, बा से बांकुरा, याद रखना है, बैज बांकुरा बंगाल। ठीक है, 1910। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 की तरफ बढ़ते हैं। 35 में कहा गया भारत की आधुनिक चित्रशाला, भारत की आधुनिक चित्रकला के तैल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। तो भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है बेटा। ऑप्शन है रविंद्र टैगोर, बेंद्रे, राजा रवि वर्मा या फिर के हेब्बर। तो आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का जो प्रयोग किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है। तो वो किया गया है राजा रवि वर्मा के द्वारा। तैल रंगों का प्रयोग राजा रवि वर्मा ने बहुत अच्छे से किया है। राइट आंसर डी के साथ नहीं, बी के साथ बन रहा है। किलिमन्नूर में इनका जन्म होता है, केरला वाला बेल्ट होता है। ये डाटा आपको याद रखना है राजा रवि वर्मा के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 की तरफ बढ़ते हैं। 36 में कहा गया है भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। तो भारत में आधुनिक चित्रकला का इतिहास कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा। बंगाल स्कूल से, मद्रास स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय आधुनिक चित्रकला का जो इतिहास माना जाता है वो बंगाल स्कूल से माना जाता है। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 की तरफ बढ़ते हैं। 37 में कहा गया है अवनींद्र नाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है, कौन नहीं है। ऑप्शन है डीपी राय चौधरी, नंदलाल बसु, एमएल सेन या फिर गोपाल घोष। तो बड़ा अवनी बाबू के शिष्यों में शामिल कौन नहीं है यहाँ पे। तो आप जानते होंगे अवनी बाबू का शिष्य कौन है, गोपाल घोष नहीं है, उसका संबंध डीपी राय चौधरी से है। गोपाल घोष किसके शिष्य हैं, तो डीपी राय चौधरी के शिष्य हैं। यही राइट आंसर बनेंगे। बाकी सभी एमएल सेन हों, नंदलाल बसु हों या फिर डीपी राय चौधरी हों, ये सभी अवनी बाबू के ही शिष्य हैं। तो राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 की तरफ बढ़ते हैं। 38 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं।
ऑप्शन हैं जयराम पटेल, एन.एस. बेंद्रे, राम किंकर बैज या फिर डी.पी. राय चौधरी। तो केवल चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं, ऐसा नाम किसके साथ आता है? तो नारायण श्रीधर बेंद्रे के साथ आता है। ये केवल और केवल चित्रकला के लिए पारंगत हैं, बाकी इनका मूर्तिकला से कोई संबंध दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। तो नारायण श्रीधर बेंद्रे राइट आंसर बनेंगे, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 की बात करते हैं। 39 में पूछा गया, क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? लखनऊ विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर शांति निकेतन। तो आप जानते हैं क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार का जो संबंध रहा है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रहा है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 की तरफ बढ़ते हैं। 40 में पूछा गया, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता, जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की हैं? तो तीनों गुफाएं, बाघ, अजंता और जोगीमारा। बाघ, अजंता और जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार की? ऑप्शन हैं असित कुमार हलधर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, अमृता शेरगिल या फिर यामिनी राय। तो असित कुमार हलधर ने बाघ, अजंता और जोगीमारा के भित्तों की चित्रलिपियां मूल रूप से तैयार की हैं और इन्होंने ही जो है एक गौरव और प्राप्त किया है, वो है लखनऊ में पहले भारतीय प्रिंसिपल बनने का। लखनऊ आर्ट कॉलेज के पहले भारतीय प्रिंसिपल भी असित कुमार हलधर जी बनते हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। आप जानते होंगे ये जो है अजंता में जाते हैं 1910 में, अजंता में जाते हैं 1910 में, जोगीमारा में जाते हैं 4 साल बाद यानी 1914 में, और मूल रूप से बाघ गुफा में कब जाते हैं? तो बाघ गुफा में नंदलाल बसु ने सुरेंद्र नाथ साथ के मिलकर मूल रूप से, आप जानते होंगे नंदलाल बसु समरेंद्र नाथ के साथ मिलकर के गुफाओं की अनुकृतियाँ कब तैयार होती हैं? तो 1917 में मूल रूप से ये लोग तैयार करते हैं। तो जोगीमारा में 1914 में जाते हैं, असित कुमार हलधर और नंदलाल बसु जाते हैं 1910 में, कहाँ पे? अजंता की प्रतिलिपियाँ तैयार करने। तो राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 41 की बात करते हैं। 41 में कहा गया, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई देती है? तो अमृता शेरगिल के चित्र ज़्यादातर किस भावना से हैं? उल्लास से, विषाद से, शांति से या फिर उन्मुखता से? तो अमृता शेरगिल के ज़्यादातर जो चित्र हैं वो विषाद से ग्रसित पाए जाते हैं, विषाद रूपी चित्र ज़्यादा दिखाई देते हैं। राइट आंसर तीसरे के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 की तरफ बढ़ते हैं। 42 में पूछा गया है, अवनींद्र नाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे? अवनी बाबू के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे? ऑप्शंस हैं इटालियन कलाकार गिलहेड, मदुरई के चित्रकार अलाग्री नायडू, थियोडर जेनसन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अवनी बाबू के प्रारंभिक कला गुरु का नाम क्या था बेटा? अवनी बाबू के प्रारंभिक कला गुरु का नाम था गिलहेड। गिलहेड ये इटालियन कलाकार थे, गिलहेड से इन्होंने पहली जो है चित्रकला के रूप में शिक्षाएं ग्रहण की हैं। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 की तरफ बढ़ते हैं। 43 में कहा गया, निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली का काम किया है। तो बंगाल शैली से भिन्न जो है नई शैली में काम किया किसने? अवनी बाबू ने, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने, असित कुमार हलधर ने या फिर नंदलाल बोस ने। आप जानते हैं बंगाल शैली में अवनी बाबू आते हैं, उनके चेले समस्त आते हैं, लेकिन गगनेंद्र नाथ टैगोर उनके घर के ही हैं। बंगाल में उनका जन्म होता है लेकिन उनका संबंध जो है बंगाल स्कूल से या फिर बंगाल शैली से नहीं रहा है। तो राइट आंसर बी के साथ बन जाएगा, याद रखना है, बी इज द राइट आंसर, गगनेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 की तरफ बढ़ते हैं। 44 में कहा जाता है, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु का नाम बताइए। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या रही है? भारतीय ग्राम्य जीवन, रामायण, पौराणिक कथाएं या फिर महाभारत। तो बड़ा हरिपुरा पैनल की जो विषय वस्तु रही है वो भारतीय ग्राम्य जीवन रही है। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है, भारतीय ग्राम्य जीवन। नंदलाल बसु ने मूल रूप से ऐसा कारनामा किया है, ये भी याद रखना है। नंदलाल बसु यानी कि उन्हें मास्टर मोसाई की भी उपमा प्राप्त है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 की बात करते हैं। 45 में कहा गया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, शिल्पी कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता कौन है? तो शिल्पी कथा और रूपावली किसकी पुस्तक है? असित कुमार हलधर, अवनींद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस या फिर क्षितीन्द्र नाथ मजूमदार। तो शिल्प कथा और रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम आपको बताना था। तो मूल रूप से इसके रचयिता कौन है? तो नंदलाल बोस जी हैं। आप देखते होंगे एक चित्रकार से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, एक चित्रकार और इतने सारे क्वेश्चंस।
राइट आंसर नंदलाल बोसी बन रहे हैं शिल्प कथा और रूपावली के लिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 की बात करते हैं। पूछा गया शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस सन में होती है? सन 1901 में, 1919 में, 1922 में या फिर 1948 में। तो आप जानते हैं जब रविंद्रनाथ टैगोर 1901 में शांति निकेतन की स्थापना करते हैं, उसके बाद जो है एक छोटा सा स्कूल इस्टेब्लिश होता है और उसके बाद जो है उसी में एक कला विभाग बनता है 1919 में। जब 1919 में कला भवन बन जाता है, उसकी नींव रख जाती है, उसके बाद 1921 में मूल रूप से इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय का हिस्सा भी बना लिया जाता है। कब? तो 1921 में विश्व भारती का दर्जा प्राप्त होता है, 1919 में कला भवन मिलता है। तो राइट आंसर जो है बी के साथ याद रखना है, कला भवन 1919 में बनता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 की बात करते हैं। पूछा गया ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस चित्रकार ने बनाए हैं? तो ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किसने बनाए हैं? M.F. हुसैन ने, बेंद्रे ने, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने या फिर यामिनी राय ने। तो ईसा के जीवन पे आधारित जो ज़्यादा चित्रण हुआ है वो किसका हुआ है? तो ईसा के जीवन पे आधारित चित्रण मूल रूप से यामिनी राय ने बनाया है। आप जानते होंगे 1937 में ऐसा कारनामा यामिनी राय ने स्टार्ट किया। तो ईसा के जीवन पे आधारित चित्रण कब होता है? 1937 में होता है, 1937 में यामिनी राय ने ऐसा काम किया है। तो राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 की तरफ बढ़ते हैं। 48 में पूछा गया है मोने किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ता है? तो मोने के कौन से चित्र पे जो है प्रभाववाद नाम पड़ा? ऑप्शंस हैं घास का ढेर, रुआ की गिरजाघर, जीवनी के चिनार वृक्ष या फिर सूर्योदय का प्रभाव। तो मोने का वह जो है चित्र है प्रभाववाद का नाम पढ़ाने के लिए सूर्योदय का प्रभाव, सूर्योदय का प्रभाव। चित्रकार मोने ने सूर्योदय का प्रभाव चित्र के आधार पे ही प्रभाववाद नाम पड़ जाता है इसका। तो राइट आंसर जो है सूर्योदय का प्रभाव ही बनेगा, यानी थर्ड इज द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 की बात करते हैं। 49 पूछा गया निम्न चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवादिता से प्रभावित है? अति यथार्थवादिता से प्रभावित है। ऑप्शन हैं स्वामीनाथन, विकास भट्टाचार्य, के.एस. कुलकर्णी या फिर हुसैन। तो बड़ा अति यथार्थवादिता से जो प्रभावित चित्रकार हैं उनका नाम है विकास भट्टाचार्य, विकास भट्टाचार्य। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 की बात करते हैं। 50 में कहा गया है भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव पड़ा है? तो भारतीय कलाकार हैं, प्रभाववाद का प्रभाव उन पे खूब पड़ा है। ऑप्शंस दिए गए हैं राजा रवि वर्मा, रणबीर सिंह बिष्ट, राम किंकर बैज या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो बेटा वह भारतीय कलाकार कौन है जो प्रभाववाद से प्रभावित रहा है? नाम आएगा रणबीर सिंह बिष्ट का। रणबीर सिंह बिष्ट भारतीय जो है चित्रकला को बहुत अच्छे से समझते हैं और लखनऊ में मूल रूप से ये लखनऊ आर्ट कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे हैं। इनका जो है संबंध आप जानते होंगे गढ़वाल वाला बेल्ट से होता है। रणबीर सिंह बिष्ट एक जो है अच्छे चितैरे भी हैं। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, प्रभाववाद का अच्छा प्रभाव रणबीर सिंह बिष्ट पे पड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 की बात करते हैं। 51 में कहा गया है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार हैं कौन? तैयब मेहता, हैब्बर, गायतोंडो या फिर गुलाम शेख। आज अभी जस्ट हमने इसकी प्रैक्टिस की है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी पैक के सदस्य कौन हैं? गायतोंडे जी हैं, गायतोंडे जी। FN सूजा ने इसकी स्थापना की थी। गायतोंडे इसके सदस्य हैं, गायतोंडे इसके सदस्य माने जाते हैं भी, इसके सदस्य हैं भी, ऐसा नहीं है कि माने ही जाते हैं। बाकरे हो गए, MF हुसैन हो गए, राजा हो गए, के आचारा हो गए, सूजा हो गए, जिसे NF सूजा कहा जाता है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा कहा जाता है। उन्होंने ही जो है मूल रूप से पैक की स्थापना की थी। तो गायतोंडे इसके जो है सदस्य माने जाते हैं। फोर्थ इज़ द राइट आंसर बन रहा है, यानी डी इज़ द राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 52 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब होती है? 1942 में, 1950 में, 1948 में या फिर 1954 में। तो बेटा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी पैग की स्थापना मूल रूप से 1948 में होती है। हम लोग 1999 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उस टाइम का सिलेबस कुछ और था, वर्तमान परिदृश्य में सिलेबस कुछ और है। आप देखते होंगे आपके साथ बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन कभी ऐसा डाटा नहीं आया है। भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्रों से स्टार्ट होता है, समसामयिक चित्रकार आते हैं, कला के तत्व आते हैं, कुछ सिद्धांत आते हैं, लेकिन ऐसा नाम कभी नहीं आता है। तो पैग सैग नैग आपको नहीं पढ़ना था, लेकिन फिलहाल आपको पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नोट डाउन करते हुए आपको चलना है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना 1948 में होती है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 की तरफ बढ़ते हैं। 53 में कहा गया है समीक्षावादी कलाकार कौन है? ऑप्शन है रणबीर सिंह बिष्ट, M.K. खन्ना, मदन लाल नागर या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो समीक्षावादी कलाकार के रूप में रामचंद्र शुक्ल का नाम बहुत फेमस है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर, यानी रामकृष्ण नहीं, रामचंद्र शुक्ल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 की तरफ बढ़ते हैं। 54 में पूछा गया है कृष्ण खन्ना की चित्रकला शैली का प्रभाव दिखाई देता है। तो कृष्ण खन्ना की चित्रकला शैली का प्रभाव कहाँ दिखाई देता बेटा? अभ्रंश शैली में, राजस्थानी शैली में, मुगल शैली में या फिर दक्षिणी शैली में। तो कृष्ण खन्ना का जो चित्रकला है उसकी शैली किस पे दिखाई देती है? दक्षिणी शैली पे ज़्यादा प्रभावी दिखाई देती है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 की बात करते हैं। पूछा गया है कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1935 में, 1940 में, 1943 में या फिर 1948 में। तो कलकत्ता ग्रुप की जो स्थापना है बेटा वो 1943 में होती है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 की बात करते हैं। पूछ लिया गया पिकासो का विश्वविख्यात चित्र ग्वेर्निका किस शैली का है? ग्वेर्निका किस शैली का है बेटा? अति यथार्थवादी, घनवादी या फिर अभिव्यंजनावादी या फिर तीनों। तो आप जानते हैं ग्वेर्निका को पिकासो ने चित्रित किया है और ये घनवादी भी है, यथार्थवादी भी है और जो है अभिव्यंजनावादी भी है। यानी राइट आंसर जो है थर्ड के साथ नहीं डी के साथ जा रहा है। तीनों इज़ द राइट आंसर बन रहे हैं, यानी डी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 की तरफ बढ़ते हैं। 57 में पूछा जाता है घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताना है। निजी विशेषता वाले कलाकार हों, घनवाद से प्रेरणा लिए हों, उनका नाम बताना है। ब्रांक, के.एस. कुलकर्णी, ओजोन फेंट या फिर राम कुमार। तो बेटा घनवादी शैली के अच्छे जो है चितैरे माने जाते हैं और मूल रूप से एक निजी विशेषता कलाकार के रूप में राम कुमार जी आगे आते हैं। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। घनवाद से प्रेरणा लिए लेकिन एक निजी विशेषता के साथ जो है अच्छी कलाकारी इन्होंने दर्शाई है। तो राम कुमार इसके राइट आंसर बन रहे हैं, यानी डी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 की तरफ बढ़ते हैं। 58 में कहा गया है मद्रास चोल मंडलम क्या है? ऑप्शन हैं चोल प्रदेश की कमिश्नरी है, चोल लोगों का समूह है, कलाकार का एक गांव है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेटा मद्रास चोल मंडलम क्या है? मद्रास चोल मंडलम आप जानते हैं कलाकारों का एक समूह है, उसके साथ एक गाँव है। तो नहीं, कलाकारों का एक गाँव है। मद्रास चोल मंडलम क्या है? कलाकारों का एक गाँव है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, याद रखना है। इसके आपको जो है प्रैक्टिस सेट में भी कराया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 की बात करते हैं। 59 में कहा गया है किस कलाकार ने चोल मंडलों की स्थापना करने में सर्वाधिक जो है योगदान दिया है? तो चोल मंडल की स्थापना करने में कौन सा कलाकार सबसे ज़्यादा योगदान देता है? ऑप्शन हैं डी.पी. राय चौधरी, के.एस. पडिक्कर, आर.बी. भास्करन या फिर कृष्णा खन्ना। तो चोल मंडलों को इस्टेब्लिश करने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है बेटा? तो सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है के.सी.एस. पडिक्कर साहब का रहा है। चोल मंडलम में कलाकारों को गांव बसाने के लिए के.सी.एस. पडिक्कर आगे आते हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 की तरफ बढ़ते हैं। 60 में कहा गया है पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकारों को जो है किस संस्था से जोड़ा गया, वो कौन सी संस्था से जुड़े? ऑप्शंस हैं बॉम्बे ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र या फिर प्रोग्रेसिव प्रिंटिस एसोसिएशन। तो पाकिस्तान से जो विस्थापित कलाकार आते थे, वहाँ से भाग करके प्रताड़ित होकर के आते थे, वो दिल्ली शिल्प चक्र से जुड़ जाते थे। राइट आंसर जो है थर्ड के साथ जा रहा है। पाकिस्तान से विस्थापित कलाकार दिल्ली शिल्प चक्र से जुड़ते थे, यानी सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 की तरफ बढ़ते हैं। 61 में पूछा गया है बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे? ऑप्शंस हैं एस.डी. छाबड़ा, बी.एस. गायतोंडो, के हेब्बर या फिर हरि किशन लाल। तो बेटा बॉम्बे ग्रुप के नेता का नाम आपको बताना है। बॉम्बे ग्रुप के नेता मूल रूप से के हेब्बर साहब हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। के हेब्बर इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 की तरफ बढ़ते हैं। 62 में कहा गया है पैग के सचिव का नाम बताइए। बहुत महत्वपूर्ण डाटा आ गया। पैग के सचिव का नाम बताइए। ऑप्शन हैं एम.एफ. हुसैन, मुल्कराज आनंद, एस.के. बाकरे या फिर F.N. सूजा। तो पैग के सचिव के रूप में कौन ज़्यादा फेमस हुआ है? तो F.N. सूजा साहब फेमस हुए थे। राइट आंसर थर्ड के साथ जा रहा है। पैग के सचिव कौन है? F.N. सूजा साहब हैं। राइट आंसर जो है डी के साथ नहीं सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द
राइट आंसर। अच्छा, पैक की स्थापना कब होती है? तो 1947-48 में होती है, 1947 राइट आंसर माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 63 में कहा गया है, उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी वर्ष 1963 में होती है। ग्रुप बना 1963 में, उसकी पहली प्रदर्शनी हुई, उसी में उसकी लास्ट प्रदर्शनी हो गई। नाम है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप या ग्रुप 1890, कलकत्ता ग्रुप या फिर शिल्पी चक्र। तो बेटा वह ग्रुप है मूल रूप से 1890 में मूल रूप से एक ग्रुप तैयार होता है जिसकी पहली प्रदर्शनी और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में होती है। 20 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 1963 तक रविंद्रम भवन नई दिल्ली में मूल रूप से होती है ग्रुप 1990। ग्रुप 1990 के संस्थापक कौन है? जे स्वामीनाथन थे, याद रखना है। तो यहाँ पे 20 द राइट आंसर बन रहा है। पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में किसकी होती है? ग्रुप 1890 की होती है। ग्रुप 1890 की होती है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 की तरफ बढ़ते हैं। 64 में कहा गया, ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे क्या कारण था? यह 1890 में स्थापित हुआ, इसके 1890 के सदस्य थे, यह जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर 1890 था, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ग्रुप 1890 नामकरण इसका किस लिए हुआ? तो इसका नामकरण इसलिए हुआ कि यह जिस भवन में स्थापित हुआ था उसका नंबर 1890 था। 1890 था। तो राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। यह जिस भवन में स्थापित हुआ था उसका नंबर 1890 था, इसीलिए इसका नाम ग्रुप 1890 हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 की तरफ बढ़ते हैं। 65 में कहा गया है, घास का ढेर चित्रमालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम बताइए। तो घास का ढेर चित्रमालिका किसने चित्रित किया है? मानेट ने, मोने ने, पिकासो ने या फिर देंगा ने। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? मोने के साथ जाएगा। घास के ढेर का चित्रमालिका चित्रित मूल रूप से मोने ने किया है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 की बात करते हैं। 66 में पूछा गया, नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्थान स्थल किसने बनवाया है? स्थान स्थल किसने बनवाया है बेटा? ऑप्शन हैं जॉर्ज सोरा, रेनवा, सेजान या फिर सेनियाक। तो नव प्रभाववाद का पहला चित्र माना जाता है स्थान स्थल। इसको बनवाने का श्रेय किसके पास है? तो जॉन सोरा के पास है। जॉन सोरा, यानी ए इज़ द राइट आंसर बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। जॉन सोरा स्थान स्थल को स्थापित करने का काम या बनाने का काम जॉन सोरा का रहा है। प्रश्न संख्या 67 की तरफ बढ़ते हैं। 67 में कहा गया है, अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ है। अभिव्यंजनावादी कहाँ से स्टार्ट होती है? इटली से, पेरिस से, जर्मनी से, फ्रांस से। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं अभिव्यंजना स्टार्ट होती है कहाँ से बेटा? इटली से स्टार्ट होती है। आधुनिक कला आंदोलन था 20वीं शताब्दी में शुरू होता है। सिद्धांत का जो है साहित्यिक प्रतिपादन इटली से होता है। इटली के विचारक बेनेदेनियो क्रोचो ने मूल रूप से किया है। तो इटली राइट आंसर बन रहा है। अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? इटली से हुआ है। इटली से हुआ है। कई जगह ये जर्मनी मिलेगा, कई जगह इटली मिलेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। कहाँ से होता है व्यंजनावादी चित्रकला? जो है कई जगह जर्मनी लिखा मिलता है, जैसे बी राखालकर की आप किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पे जर्मनी लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे जो है विचारक इसे मानते हैं इटली से। तो राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 की बात करते हैं। पूछा गया, अंतिम भोजन लास्ट सपर के चित्रकार का नाम बताइए। माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी और रूबेंस बित्तिचेली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं अंतिम भोज को चित्रित करने का काम मूल रूप से लियोनार्डो दा विंची का रहा है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 की बात करते हैं। माइकल एंजेलो थे। माइकल एंजेलो क्या थे बेटा? चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, वास्तुकार थे या फिर सभी से संबंध था? तो बेटा ये चित्रकार के रूप में भी फेमस रहे हैं, वास्तुकार भी रहे हैं, मूर्तिकार भी रहे हैं, यानी राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। ये तीनों रहे हैं। माइकल एंजेलो तीनों रूप से जो है विश्वविख्यात थे। फ्लोरेंस गणराज्य में इनका जन्म होता है, याद रखना है। पश्चिमी कला के विकास में इनका अद्वितीय योगदान रहा है। किसका? माइकल एंजेलो का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 की तरफ बढ़ते हैं। 70 में कहा गया है, प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म के चित्रकार कौन है? वीनस के जन्म को चित्रित करने का काम किसका रहा है बेटा? वीनस के जन्म को चित्रित करने का काम किसका रहा है? ऑप्शंस दिया गया है क्या? बित्तिचेली, रेफेल, वान डेर वाइडेन या फिर रूबेंस। तो वीनस का चित्र प्रख्यात चित्र है। वीनस का जन्म मूल रूप से किसने चित्रित किया है? बित्तिचेली ने चित्रित किया है। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है। बित्तिचेली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 71 की बात करते हैं। पूछा गया इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन है? इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन है? रोनाल्ड्स है, टर्नर है, जॉन ओपी है या फिर रेम्ब्रांट है? तो इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार मूल रूप से किसे माना जाता है? आप जानते हैं टर्नर को माना जाता है। राइट आंसर जो है थर्ड के साथ बन रहा है, यानी तीसरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 की बात करते हैं। पूछा गया है भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है? कला का प्रमुख लक्ष्य क्या माना जाता है? ऑप्शंस दिया गया है हृदय स्पर्शी ज्ञान प्राप्त करना, आँखों को सुंदर लगना, इंद्रियों को संतुष्ट करना या फिर जनजीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना। तो भारतीय चिंतन के अनुसार कला का जो मुख्य लक्ष्य रहा है वो क्या रहा है बेटा? हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना पहला राइट आंसर बन रहा है, यानी भारतीय चिंतन के अनुसार कला मुख्य रूप से हृदय के स्पर्श को ज्ञान के रूप में बदलती है, यही माना जाता है। ये राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 की तरफ बढ़ते हैं। 73 में कहा गया है नाट्य शास्त्र में भरत ने कितने भावों की विवेचना की है? 42 भाव, 49 भाव, 36 भाव या फिर 45 भाव? तो आप जानते हैं नाट्य शास्त्र में मूल रूप से कितने भावों की विवेचना यहाँ पे की गई है? तो यहाँ पे 49 भावों को जो है समाहित किया गया है, 49 भावों की विवेचना मानी जाती है। तो राइट आंसर जो है तीसरे के साथ जा रहा है, 49 भाव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 की तरफ बढ़ते हैं। 74 में पूछा गया तीन संगीतज्ञ, बहुत फेमस डाटा है बेटा, स्टार लगाइएगा इसके ऊपर। तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? पिकासो की, माइकल एंजेलो की, नंदलाल बसु की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो माइकल एंजेलो नहीं, पिकासो ने तीन संगीतज्ञों को चित्रित करने का काम किया है। तीन संगीतज्ञ, पिकासो की बहुत अच्छी पेंटिंग मानी जाती है। स्पेन के अच्छे चित्रकार हैं पिकासो, याद रखना है। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 की तरफ बढ़ते हैं। 75 में कहा गया है मधुबनी चित्रकला भारत के किस प्रांत से संबंधित है? बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से या फिर हरियाणा से? तो मधुबनी जो चित्रकारी है मूल रूप से बिहार प्रांत वाली है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। मधुबनी बिहार वाला बेल्ट होता है। दरभंगा और मधुबनी जिले में मूल रूप से एक विशिष्ट शैली विकसित होती है, जिसे मूल रूप से मधुबनी अथवा मिथिला शैली के नाम से भी जाना जाता है। इसे मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है, मिथिला चित्रकला। ठीक है, तो राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 की तरफ बढ़ते हैं। 76 में कहा जाता है मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया है? तो जहांगीर सत्तासीन है और ऐसा दृश्य जो है आसन पे बैठा हुआ दृश्य किसने दर्शाया है? ऑप्शन है मंसूर ने, मधु ने, दसबंद ने या फिर अबुल हसन ने। तो अबुल हसन ने ऐसा कारनामा किया है कि जहांगीर राज दरबार में बैठे हुए हैं बढ़िया सिंहासन पे, उसको दर्शाने का काम अबुल हसन ने बहुत अच्छे से किया है। तो राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। डी इज द राइट आंसर, यानी अबुल हसन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 की बात करते हैं। पूछा गया कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है? कपड़े पे चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल क्या है बेटा? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है। ट्रिपल स्टार लगाइएगा इसके ऊपर, कम से कम ट्रिपल स्टार लगाइएगा बेटा। ये उदयपुर राजस्थान वाला बेल्ट होता है, यहाँ पे कपड़े पे खूब ज़्यादा चित्रकारी होती है। राइट आंसर थर्ड के साथ जा रहा है, यानी सी इज द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 की बात करते हैं। पूछा गया सांझी कला किस पर की जाती है? सांझी कला किस पर की जाती है? कागज़ पे, कलसे पे, भूमि पे या फिर कपड़े पे? तो सांझी की कला जो है मूल रूप से कहाँ पे की जाती है बेटा? तो इसे भूमि पर की जाती है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। सांझी कला ब्रज की प्रसिद्ध लोक कला मानी जाती है और सांझी का अर्थ होता है श्रृंगार या फिर सज्जा या फिर सजावट। तो राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 की बात करते हैं। पूछा गया तंजावुर चित्रकला, तंजावुर चित्रकला तमिलनाडु का मुख्य विषय है, मूल रूप से क्या विषय रहा है? तो ग्रामीण जीवन का चित्रण, त्योहारों का चित्रण, हिंदू देवी देवताओं का चित्रण या फिर पशु पक्षियों का चित्रण। तो तंजावुर चित्रकला मूल रूप से किस लिए फेमस है, किसके लिए जानी जाती है? तो आप जानते हैं हिंदू देवी देवताओं का चित्रण यहाँ पे खूब अच्छे से किया गया है। राइट आंसर जो है तीसरे के साथ जा रहा है, यानी सी इज द राइट आंसर बन रहा है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 80 की। 80 में पूछा गया है प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार कौन है? बहुत फेमस डाटा आ गया बेटा, स्टार लगाइएगा इसके ऊपर, डबल स्टार। नीली रात के चित्रकार कौन है? ऑप्शन हैं राम कुमार, पिकासो, MF हुसैन या फिर रजा। तो बेटा मकबूल फिदा हुसैन ने नीली रात को बहुत अच्छे से चित्रित किया है। ब्लू नाइट को किसने चित्रित किया है? मकबूल फिदा हुसैन ने, यानी MF हुसैन ने चित्रित किया है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 81 की तरफ बढ़ते हैं। 81 में कहा गया नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ? नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ? बिहार में, गुजरात में, बंगाल में, मध्य प्रदेश में। तो नंदलाल बसु का जो जन्म होता है बेटा कहाँ पे होता है? आप जानते हैं मुंगेर बिहार में इनका जन्म होता है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। कब होता है? 1883 में होता है। 1883 में मूल रूप से नंदलाल बसु का जन्म होता है। बिहार में मुंगेर वाला बेल्ट होता है, वहीं पे होता है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नज़र में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखाई देते हैं? तो पहली नज़र में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखाई देने वाला आधुनिक चित्रकार का रेखांकन का नाम बताइए। राम कुमार, जयराम पटेल, नंदलाल बसु या फिर दयावच्छ चावड़ा? तो बड़ा उस रेखाकार, उस चित्रकार का नाम क्या है? जयराम पटेल है। जयराम पटेल का अगर आप चित्रांकन देखेंगे तो मूल रूप से पहली नज़र में आपको ठोस काले बिस्तर के रूप में या फिर ठोस काले विस्तार के रूप में दिखाई देगा। तो जयराम पटेल इसके लिए राइट आंसर बनेंगे, यानी थर्ड इज द राइट आंसर बन रहा है। 1999 का पेपर है, 100 ही क्वेश्चंस पूछा जाता था। उस टाइम का जो है पेपर आपको सॉल्व करने में कितना मज़ा आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 83 की बात करते हैं। पूछा गया मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया है? गुलाम शेख को, के.जी. सुब्रमण्यम को, एल राजपूत को या फिर एन.एस. बेंद्रे को? आप जानते होंगे मध्य प्रदेश सरकार ने वर्तमान में तो यहाँ पे कौन है? मामा जी हैं। और कालिदास सम्मान से किसे दिया गया था उस टाइम? के.जी. सुब्रमण्यम को दिया गया था। के.जी. सुब्रमण्यम को मूल रूप से उस टाइम जो है कालिदास पुरस्कार दिया गया था। ये चित्रकार थे, भित्ति चित्रकार के रूप में जो है के.जी. सुब्रमण्यम का एक खास योगदान रहा है। ये मूर्तिकार भी हैं और भित्ति चित्रकार भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 की बात करते हैं। पूछा गया असंबद्ध चित्रकार का नाम बताइए। जामिनी राय, राम कुमार, बी प्रभा या फिर के.एस. कुलकर्णी? तो बेटा असंबद्ध चित्रकार चारों में से राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे राम कुमार के अतिरिक्त बाकी तीनों ने भारतीय लोक कला परंपराओं को अपनी प्रकृतियों से जो है आत्मसात किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे राम कुमार के ही साथ जाएगा। राइट आंसर राम कुमार ही बनेंगे। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया चांद को देखता हुआ और भूखता हुआ कुत्ता ऐसा दृश्य किसने बनाया? तो चांद को देखकर भूखता हुआ कुत्ता किसका चित्रकारी है? ऑप्शन है पिकासो, जॉन मीरो, एम.एफ. हुसैन या फिर सूजा? राइट आंसर किसके साथ जाए बड़ा? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा जॉन मीरो के साथ। चांद को देखकर भूखता हुआ कुत्ता किसकी अच्छी रचना मानी जाती है? तो चांद को देखकर भूखता हुआ कुत्ता जॉन मीरो की रचना है। जॉन मीरो राइट आंसर बनेंगे। जॉन मीरो राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 की बात करते हैं। 86 में पूछा गया है आर.एस. बिष्ट किस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? आर.एस. बिष्ट किस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? ऑप्शन है लखनऊ कला महाविद्यालय, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आर.ए. बिष्ट का जो संबंध रहा है लखनऊ कला महाविद्यालय से रहा है। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है, लखनऊ आर्ट कॉलेज। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 की तरफ बढ़ते हैं। 87 में क्या किया गया है? 87 में कहा गया है भारतीय संस्कृति के 4 लक्षणों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? धर्म के साथ, अर्थ के साथ, काम के साथ या फिर मोक्ष के साथ? तो भारतीय संस्कृति के 4 लक्षणों में से किसके साथ चित्रकला आती है? तो बड़ा चित्रकला आती है धर्म के साथ। धर्म से प्रेरित मानी जाती है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। अगर आप धर्म से प्रेरित हैं तो जो है चित्रकला में आप अच्छा काम करेंगे, चाहे धार्मिक चित्रण हो या फिर सामाजिक चित्रण हो या फिर राजनीतिक चित्रण हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है परिवर्तन धार्मिक चित्रण के रूप में आप दिखाएंगे। तो राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 88 की बात करते हैं। 88 में क्या कहा गया है? तो 88 में कहा गया है कि चित्रण के धरातल में कितने आयाम होते हैं? चित्रण के धरातल में कितने आयाम होते हैं? 2, 4, 3, 6। बेटा 2 आयाम होते हैं। आप जानते होंगे यहाँ पे 2 आयाम होते हैं। राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? तो यहाँ पे राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। 2 आयाम होते हैं। एक भूमि पे रचना होती है, उसका विस्तार दिशाओं में होता है। ठीक है, तो धरातल अथवा भूमि पे रचना होती है, 2 आयामी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 89 की बात करते हैं। 89 में पूछा गया है किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप से क्या कहलाता है? तो किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप से प्रमाण कहलाएगा, आकार कहलाएगा, अनुपात कहलाएगा या तीनों कहलाएगा? तो बेटा स्वतंत्र रूप से आकृति की माप मूल रूप से प्रमाण कहलाता है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। ए इज द राइट आंसर, यानी प्रमाण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 की बात करते हैं। कहा गया है समान अथवा सामंजस्य पूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न
उत्पन्न एकांतरा को क्या कहा जाता है, या फिर ए जो है निरंतरता को क्या कहा जाता है। तो सामान्य अथवा सामंजस्य पूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न जो निरंतरता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एकता कहते हैं, लय कहते हैं, प्रभाविता कहते हैं, या फिर संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, तो उसे हम लोग मूल रूप से क्या कहते हैं, लय कहते हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 की बात करते हैं। पूछा गया कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं, पाल शैली में, जैन शैली में, राजस्थानी शैली में, या फिर पहाड़ी शैली में। तो कल्पसूत्र के ज़्यादातर चित्रण मूल रूप से जैन शैली में हुए हैं। राइट आंसर थर्ड के साथ बन रहा है, जैन शैली इज द राइट आंसर, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 की तरफ बढ़ते हैं। 92 में क्या कहा गया है, 92 में कहा गया है विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्रण, बाज पक्षी का चित्रण निम्न में से किस चितेरा ने किया है। उस्ताद बशीर ने, उस्ताद मान खान ने, उस्ताद मंसूर ने, या फिर उस्ताद सैयद अली ने। थोड़ा बाज पक्षी को चित्रित करने का काम उस्ताद मंसूर का रहा है। ये 100 क्वेश्चनों का जो है हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है वो 1999 का। मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग पहले बैच से जुड़े हुए होंगे उनका यहाँ पे स्कोर लगभग 90 प्लस आ ही जाएगा, लगभग 90 प्लस आ ही जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। सर्वप्रथम किसने नाट्यशाला में 8 रसों को बतलाया था। 8 रस सबसे पहले किसने बताए थे, आचार्य उद्भट्ट, आचार्य बाणभट्ट, आचार्य भरत मुनि, या फिर आचार्य नारायण मुनि। तो बेटा नाट्यशास्त्र में 8 रसों की संज्ञा आचार्य भरत मुनि ने पहले दी थी। कौन कौन से, श्रृंगार हास्य करुण, रौद्र वीर भयानक, अद्भुत और शांत। अद्भुत और शांत मूल रूप से पहले इतने रसों की संख्या किसने दी थी, आचार्य भरत मुनि ने दी थे। श्रृंगार हास्य वरुण करुणा, वरुण वैर भयानका, विभित्सा चतुर्दश्यो इष्टो, नाट्य शिरसा समिश्रता। तो ऐसा जो है काम भरत मुनि ने कहा है कि श्रृंगार रस होता है, हास्य रस होता है, करुण रस होता है, रौद्र रस होता है, वीर रस होता है, भयानक रस होता है, अद्भुत रस होता है और शांत रस होता है, शांत रस होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 की बात करते हैं। पूछा गया अबुल हसन के पिता का नाम क्या है। अबुल हसन के पिता का नाम क्या है बेटा, ऑप्शंस दिया गया बसावन, अकारिजा, मंसूर, मनोहर। आप जानते हैं जहांगीर ने स्वयं भी लिखा है कि वह जो है बहुत अच्छा युवराज था, तो अबुल हसन ने उसके पिता अकारिजा यानी हेरात के निवासी को मेरी सेवाएं में जो है इस्टेब्लिश किया था, बैठाया। तो अकारिजा मूल रूप से अबुल हसन के बाप का नाम है। अबुल हसन के बाप का नाम अकारिजा है, याद रखना है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 की बात करते हैं। पूछा गया बिशन दास निपुण थे, किसमें निपुण थे बेटा, छवि चित्रों में, भू दृश्य में, ऐतिहासिक दृश्य में, या फिर शिकार दृश्य में। तो बिशन दास की निपुणता किसमें दिखाई देती है, बिशन दास की निपुणता आपको कहाँ पे दिखाई देती है, तो यहाँ पे छवि चित्रण के लिए दिखाई देती है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 की बात करते हैं। 96 में कहा गया है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है। अमीर हमजा, चंगेजनामा, अय्यार ए दानिश, या फिर नल दमयंती। तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद जो है अय्यार ए दानिश कहा जाता है, अय्यार ए दानिश। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है इनका, अय्यारा ए दानिश या फिर अय्यार ए दानिश मूल रूप से पंचतंत्र का फारसी अनुवाद माना जाता है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद माना जाता है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 की बात करते हैं। पूछा गया जोगी मारा के चित्र बने हुए हैं, कहाँ पे बने हुए हैं, छत पे, सफ़ेद पृष्ठभूमि पे, लाल पृष्ठभूमि पे, या फिर पीली पृष्ठभूमि पे। जोगी मारा के जो चित्र दिखाई देते हैं बेटा वो छतों पे दिखाई देते हैं। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, खूब अच्छे से ये छत पे बनाए गए हैं। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 की बात करते हैं। 98 पूछा गया भीमबेटका गुहाएं अवस्थित हैं, कहाँ पे अवस्थित हैं, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, या फिर मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं बेटा वो ज़्यादातर कहाँ दिखाई देती हैं, मामा की नगरी मध्य प्रदेश में दिखाई देती हैं। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 की बात करते हैं। 1999 का 99वां क्वेश्चन पूछा गया भारतीय लघु चित्रों में बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय हुआ है। तो लघु चित्रों में बूंदी शैली किसके समय फली फूली आगे बढ़ी, राम छतर सिंह, राव भाव सिंह, सवाई जय सिंह, या फिर राजा उम्मेद सिंह। तो बूंदी शैली जो है आगे बढ़ती है राजा उम्मेद सिंह के समय में, मूल रूप से 1771 ईस्वी के आसपास डाटा आता है। 1771 ईस्वी, 1771 ईस्वी में राजा उम्मेद सिंह के समय में बूंदी शैली जो है अस्तित्व में आती है।
लास्ट क्वेश्चन 1999 का लास्ट क्वेश्चन यानी 100वां क्वेश्चन कह रहा है महाराजा संसार चंद्र इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक बताए जाते हैं। कांगड़ा शैली, बसोहली शैली, गढ़वाल शैली या फिर गुलेर शैली। अब राइट आंसर किसके साथ बनेगा? तो आप जानते हैं महाराजा संसार चंद्र कांगड़ा शैली के एक अच्छे चितहरे माने जाते हैं। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, वही संरक्षक माने जाते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर बन रहा है। तो कुल मिला के हम लोगों ने 1999 का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर देख रखा है। 100 के 100 क्वेश्चंस हमने देखे हैं। कितने क्वेश्चंस आप लोग सही बना पाए इस 1999 के पेपर में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। मैं उम्मीद करता हूं जो लोग पहले वाले बैच में जुड़े हुए हैं, प्रीवियस वाले बैच में जुड़े हुए हैं, उनका स्कोर 90 यहाँ पे आ गया होगा, क्योंकि 10 ही प्रश्न ऐसे हैं जो हमने लगभग नहीं पढ़ाए हैं। बाकी लगभग डाटा आपको पढ़ाया जा चुका है। आप टेस्ट पेपर का आज महत्व समझ में आया होगा। आपने 82 टेस्ट पेपर सॉल्व किया, उसका महत्व आज समझ में आया होगा कि 82 टेस्ट पेपर कहाँ से कहाँ तक का जो है परिवर्तन ला सकते हैं, कैसे विचार आपके अंदर जो है जागृत कर सकते हैं, कैसे नई ऊर्जा आपके अंदर इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आपने उसे तैयार कर लिया है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और बहुत जल्द जो है आप एक योग्य शिक्षक बनेंगे, सरकारी स्कूल में एक योग्य मास्टर बनेंगे। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चाहता हूं जय हिंद। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ी लंबी बनी है बेटा, तो इसे थोड़ा लाइक कर देना और प्रेम दिखा देना, इसे थोड़ा शेयर कर देना। जो लोग टीजीटी कला की तैयारी कर रहे हैं उन तक ज़रूर पहुंचा देना कि कैसे वो कम पैसे में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ऑफ़र अभी भी चल रहा है। मैं बताना चाहूँगा नया एडमिशन जो 19/6/2022 से बैच चल रहा है उसमें वो लोग एडमिशन ले सकते हैं और पूरा का पूरा डाटा पा सकते हैं। बुक्स, नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ। नंबर है 7380464607 पे उन्हें एंट्री टीजीटी 8 लिख करके भेजना है। उनसे पूरी डिटेल्स शेयर कर दी जाएगी, पूरा डाटा उन्हें मिल जाएगा। 2 बुक्स आपको तुरंत मिलती हैं, एडमिशन लेने पे ही आपको पूरा डाटा मिल भी जाता है। जो क्लासेस निकल चुकी हैं वो भी आपको मिल जाएंगी, उसमें कोई डाउट्स नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।